जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और जैसा कि आप सभी को पता है कि अब आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत कम ही समय बचे हुए हैं। यदि यूं कहे तो अभी आप लोग का जो आज मतलब यदि डेट देखा जाए तो आज 1 अक्टूबर आ चुका है। मतलब अब आपके पास जो वक्त बचे हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपके पास 4 महीने का वक्त बच गया है। और इन 4 महीनों में अब आप कैसे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, कौन सा आपको एक ऐसा तरीका पता हो जाए जिससे कि आप आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में एक टॉपर स्टूडेंट बनकर सामने आए और अपना नाम टॉपर स्टूडेंट के लिस्ट में शामिल करें। बहुत सारे लोग तो आपको YouTube पर टॉपर बनने का तरीका बता रहे हैं, लेकिन आप हर वीडियो में एक चीज़ कॉमन देखेंगे कि टॉपर बनने का तरीका बताने के साथ साथ वो टॉपर बनाने का तरीका बड़ा कम बताते हैं, लेकिन कोर्स बेचने का जो तरीका है वो एक अच्छा हथकंडा अपना लिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से बच्चों को ये दिखाकर कि ये टॉपर बनाया जाएगा, आपको ऐसे टॉपर बनाया जाएगा, बस आप ये कोर्स खरीद लीजिए, आप ये कोर्स खरीद लीजिए, आपको यहाँ से टॉपर बनाया जाएगा। मेरा मकसद कोर्स बेचने का है ही नहीं, क्योंकि हम YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्रैश कोर्स दे रहे हैं, उसका कोई चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं लिया गया है। तो अब जो आपको तरीका हम आज बताने वाले हैं, ठीक है ना, जिससे कि आप आने वाले बोर्ड एग्जाम 2025 में एक टॉपर स्टूडेंट बनकर सामने आ सकते हैं। देखिए, अब आपके पास कुल मिलाकर 4 महीने का वक्त रह गया है और इन 4 महीनों में आपको कैसे पढ़ना है, कौन सी वो टेक्निक अपनाना है जिससे कि आप आने वाले बोर्ड एग्जाम में टॉपर हो सकते हैं। एक डेट आएगा, ठीक है ना, एक डेट आएगा जब आपके एग्ज़ाम होंगे और वो डेट होगा आपका फरवरी। यदि आप 12th वाले बच्चे हैं, ठीक ना, तो 1 फरवरी से जो है ना आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। यदि पिछले हिस्ट्री को देखा जाए तो, यदि पिछले डेट को देखा जाए तो हर साल जो है ना 1 फरवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। और यदि आप 10 वाले बच्चे देख रहे हैं तो शायद आपका 12 या 13 फरवरी से भी आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। तो दोनों लोग के एग्ज़ाम में जो टाइम रह गया है वो 10-12 दिन का ही अंतर है। तो दोनों लोगों के लिए एक ही स्ट्रेटजी अपनाना है आपको, आप दोनों को एक ही काम करने की ज़रूरत है। और याद कीजिए कि जब आपका रिजल्ट आएगा और यदि आप उस रिजल्ट को देखेंगे और यदि आपके रिजल्ट में जो है ना ऐसा दिखेगा कि आपने टॉपर बना है, यदि आप टॉपर हो चुके हैं, ठीक है ना, आपको पता होगा कि ये हमारे बोर्ड के अध्यक्ष हैं माननीय श्री नंद किशोर जी, ठीक है ना, यदि ये आपको सम्मानित करेंगे, यदि ये आपको प्रोत्साहन देंगे तो उस दिन कैसा फील होगा, उस दिन आपके गार्जियन को कैसा फील होगा, उस दिन आपके समाज के लोगों को कैसा फील होगा, उस दिन आपके राज्य के लोगों को कैसा फील होगा। बस एक बार आप इस चीज़ को केवल महसूस करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो बड़ा प्राउड वाला दिन होगा, वो बड़ा ही ऐसा दिन होगा जिस दिन मुझे ऐसा प्रतीत होगा कि हमने जो ये 1 साल पढ़ाई किया, ठीक है ना, और उस 1 साल का जो एक तोहफा हमें मिला है, ये तोहफा आप पूरे जीवन भर नहीं भूल पाएंगे, ठीक ना। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कैसे, वो कैसा आपका दिन होगा जब आप ऐसे करके जो है ना रिजल्ट की खुशियों में इस तरीके से अपने दोस्तों के साथ उछलेंगे, कूदेंगे, एक जश्न होगा, एक माहौल होगा और आपके घर वालों के, आपके माता पिता के आंखों में वो आंसू होगी। और वो कैसा आंसू होगा, तो खुशी का आंसू होगा, जिस आंसू का कीमत आप पूरे जीवन भर नहीं चुका सकते। और वो आंसू जो उनके उम्र को बढ़ा सकता है, वो आंसू जो उनके जीवन को बढ़ा सकता है, जीवन को खुशियों से भर सकता है। तो क्या आप अब से बचे हुए इन 4 महीनों से क्या आप ऐसा टॉपर बनना चाहते हैं? इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अब आप ये समझिए कि यदि आपका बोर्ड एग्जाम 2025 आने वाला है तो उस बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। यदि आपको इतना पता है कि हमारा सामने वाला जो दुश्मन है
वो सामने वाले दुश्मन के पास कौन कौन सा हथियार है, किस हथियार का वो प्रयोग कर सकता है, किस किस प्रकार का हथियार उसके पास है, तो आप जरूर उस हथियार का पूरे के पूरे हथियार का जो है ना उसका काट अपने पास रखेंगे। काट कहने का मतलब होता है कि उसके जवाब देने से उसके सारे के सारे हथियार का जवाब आप अपने पास रखेंगे, और जब आपको सबके सब हथियार का जवाब पता होगा तो निश्चित रूप से सामने वाला को आप नष्ट नाबूद कर सकते हैं, अर्थात उस पर विजय पा सकते हैं। तो अभी जो सामने वाला आपका दुश्मन है वो आपका है बोर्ड एग्जाम में पूछने वाले प्रश्न। प्रश्न का पैटर्न क्या होगा, किस तरीके का सवाल आपसे पूछा जाएगा, पहले तो आपको यही जानकारी होनी चाहिए। और यदि आपको ये जानकारी है तो आपका समझिए कि 50% टॉपर बनने का चांस जो है ना वो क्लियर हो चुका है। बस आप 50% आपके पास वो चांस रह गया है, जो 50% आप एक स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाकर जो है आसानी से पूरा कर सकते हैं। अब आइए हम आपको थोड़ा सा पहले क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में समझा दें। यदि आप क्लास 12th में हैं या फिर क्लास 10th में हैं, बात करते हैं कि यदि आप क्लास 12th में हैं, यदि आप क्लास 12th में हैं और आप जो है ना साइंस पेपर को चयन किया है, ठीक है, यदि आप क्लास 12th में हैं और आपका पेपर साइंस है, और साइंस में यदि आप देखेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है ना, ये एक साथ आप रखेंगे, और इसके बाद इधर जो बच गया आपका मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश, इसको एक साथ आप रखेंगे। ऐसा हम इसलिए कहे हैं कि फिजिक्स में, गौर करेंगे इधर, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में, ठीक है ना, हाँ, इसमें जो होता है आपका 30 अंक प्रैक्टिकल का होता है, बाकी 70 अंक का ही आपका एग्जाम होता है। बाकी इधर जो आपका बच गया मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है ना, इसमें पूरे के पूरे 100 अंक का आपका एग्जाम ही होता है, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो हम दोनों को अलग अलग बांट दिए हैं ताकि आपको बड़ी आसानी से ये बातें समझ में आ जाए। अब आप हमारी बातों को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो आप इन तीनों में 100-100 अंक का बात करेंगे, और यदि आप इधर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात करें तो इसमें आपको सिर्फ 70 अंक की बात करना है, बाकी 30 अंक आपके प्रैक्टिकल से आ जाते हैं, ठीक है ना। अब आइए, जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है, ये क्वेश्चन पूछने का पैटर्न कोविड के समय से लागू हुआ है, जो आप सबको पता है, कोरोना के काल से लागू हुआ है, और अभी तक ये पैटर्न बिल्कुल लागू रहेगा। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि नहीं, इस पैटर्न को चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, कोई ऑफिशियल जानकारी लागू नहीं हुआ है। तो अभी आप सिर्फ इतना मानकर चलिए कि जो आपका एग्जाम पैटर्न पहले वाला है बस उसी एग्जाम पैटर्न को अपनाया जाएगा, इसके लिए कुछ नया नहीं बताया गया है, ठीक है ना। देखिएगा, तो ये एग्जाम का जो पैटर्न है, जो आपके क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है, उसमें आपके सवाल 2 टाइप से आते हैं। एक तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछा जाता है, और दूसरा जो होता है उसमें सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। माने एक ही प्रश्न के 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट ए कह लेंगे और दूसरा पार्ट बी कह लेंगे। पार्ट ए में आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहा जाता है, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्या होता है कि आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, एक प्रश्न के नीचे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, और उन्हीं चारों ऑप्शन में से किसी एक का चयन करना होता है, और एक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिए जाते हैं। क्लियर हो गया। दूसरा, सब्जेक्टिव प्रश्न जो होते हैं ये आपको ऑप्शन वाले नहीं होते हैं, इसमें आपको जो प्रश्न दिया जाता है उस प्रश्न का उत्तर आपको खुद से लिखना पड़ता है, और जब आप लिखते हैं तो आपका सही यदि प्रश्न बनता है तो उसमें भी 2 तरीके का प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव में। एक होता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और एक होता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। यदि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो एक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे, और यदि लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है तो एक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे। मतलब यदि एक प्रश्न का सही उत्तर आप देते हैं तो इसके लिए आपको 2 अंक मिलेगा, और यदि आप एक प्रश्न का सही उत्तर देते हैं और लॉन्ग टाइप का प्रश्न है तो उसके लिए 5 अंक आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो यह है आपके क्वेश्चन का पैटर्न। अब आप यदि थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो किया क्या है कि आपसे दुगना प्रश्न पूछा जा रहा है। कितना प्रश्न पूछा जा रहा है? हमेशा आप गौर से देखेंगे तो दुगना प्रश्न पूछा जा रहा है, जवाब आपको सिर्फ आधे प्रश्न का देना है। जैसे
यदि आप इस पूरे के पूरे 100 अंक को 2 भागों में विभाजित करते हैं, तो 2 भागों में विभाजित करेंगे तो 50 अंक आपको यहां से आना है, ठीक है ना। 50 अंक आपको यहां से आना है और फिर 50 अंक आपको यहां से आना है। मतलब 50 अंक आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के सॉल्यूशन से आना है और 50 अंक आपको सब्जेक्टिव प्रश्नों के सॉल्यूशन से आना है, ठीक है ना। चलिए, तो यदि हम 50 अंक यहां से बात करें तो इन 50 अंकों के लिए आपको 100 प्रश्न पूछा जाएगा। और ये किस में लागू होता है? मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ये 3 ऐसे आपके जो बुक हैं, मैथ, हिंदी और इंग्लिश, इनसे आपके बोर्ड एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना होता है, किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। लेकिन यहां पर भी आप थोड़ा टेक्निक समझेंगे कि आप किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर नहीं दें। यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं तो टॉपर बनने के लिए आपको जो मतलब मुख्य रूप से देखा जाए तो टॉपर के लिए बहुत सारे बच्चों को बुलाया जाता है टॉपर वेरिफिकेशन में, लेकिन उन सब बच्चों में से किसी एक का ही सिलेक्शन होता है सबसे ऊपर के शीर्ष के लिए। समझ में आ रहा है? तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है, ऐसा नहीं कि सीधे टॉपर घोषित कर दिया जाता है, नहीं, उसमें बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है। अब ये भी उसमें देखना जरूरी होता है कि यदि बच्चा 100 प्रश्न में से 50 का जवाब दिया है तो वो 50 प्रश्न का जो सॉल्यूशन किया है वो कैसे किया है। यदि आप एक बार क्वेश्चन 1 बनाएं और फिर क्वेश्चन नंबर 10 बनाएं, फिर क्वेश्चन नंबर 12 बनाएं, ठीक है ना, फिर क्वेश्चन नंबर 17 बनाएं, तो यदि आप ऐसे ऐसे करके छोड़ छोड़ कर रंगते हैं, ठीक है ना, तो इससे ये अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि आपकी जो तैयारी है, आपने जो तैयारी किया है वो तैयारी मतलब बहुत बेहतर नहीं है, आपकी पूरी की पूरी सिलेबस पर पकड़ नहीं है बेहतर। तो हो सकता है कि इस वजह से भी आपका नाम ऊपर ना जाकर नीचे के लिस्ट में आ सकता है। मतलब नंबर 1 ना होकर 2, 3, 4, 5 ऐसे करके आपको डाल दिया जाएगा। जिन बच्चों ने 50 प्रश्नों का जवाब देने में 1 से लेकर 50 तक का जवाब दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक एकदम सीरियल वाइज 1 से लेकर 50 तक के प्रश्नों का जवाब दिया है, उन बच्चों को अन्य बच्चों से थोड़ा बेहतर समझा जाएगा, क्योंकि उनको पूरे के पूरे सिलेबस पर पकड़ है, सारे प्रश्नों का आंसर उसको पता है। यदि उन्हें यह कह दिया जाता कि 100 में 100 प्रश्न आपको बनाना है तो 100 प्रश्न का सॉल्यूशन आसानी से कर लेगा। बगैर यदि आप ये मानते हैं कि 1 से 50 तक में आपको सारे प्रश्न का आंसर नहीं पता है तो ऐसा नहीं कि आपका ये गलत हो गया, बिल्कुल नहीं, आपको भी अंक उतना ही दिए जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना है कि आप यदि 1 से 50 तक के प्रश्न को सीरीज में बनाते हैं तो आपका जो इमेज होगा, ठीक है ना, वो सामने वालों के जो आपका कॉपी चेक कर रहा है या जो टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बैठा है वहां पर, उसकी प्रति आपका जो इमेज होगा थोड़ा ऊंचा हो जाएगा, थोड़ा ऊंचा हो सकता है कि आपका एक आध नंबर कम नहीं हो, वो थोड़ा 1 नंबर जो है ना आपको पूरा का पूरा देने का प्रयास करे, तो एक आध नंबर ऐसे ही आपका कम बेस होगा जिसके वजह से आप नंबर 1, 2, 3, 4 खो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जब आप बात करते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न की तो 50 अंक आपका यहाँ से आ जाएगा ना। हाँ, तो बात जब करेंगे सब्जेक्टिव प्रश्न की तो इसमें भी 2 पार्ट हैं, एक है आपका शॉर्ट टाइप और एक है आपका लॉन्ग टाइप। यहाँ से आपको 30 अंक मिलेंगे और यहाँ से आपको जो है 20 अंक मिलेंगे। क्लियर है भाई? तो जब 30 अंक मिलेंगे तो यहाँ 30 अंक के लिए आपको जो है ना 15 प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा, लेकिन आपसे पूछा जाएगा 30 प्रश्न, ठीक है ना। ये शॉर्ट टाइप की बात कर रहे हैं, आपसे 30 प्रश्न पूछा जाएगा जिनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों का जवाब देना है। और यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ें अपनाना है, आपको ये कोशिश करना है कि आप सीरीज में एक एक करके प्रश्नों का जवाब दें, 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4, ये कोशिश करना है। हम सिर्फ आपसे ये करें कि कोशिश करना है। यदि नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए घबराना नहीं है, आपको जो प्रश्न आपसे बन रहा है आप उस प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि यदि आप सीरीज में बनाएंगे तो आपका इमेज बेहतर सबके सामने निकल कर आएगा और आप बेहतर स्टूडेंट की श्रेणी में जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे में क्या होता है, आप थोड़ा और इस चीज़ को और डीप तरीके से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि आप एक बार क्वेश्चन नंबर 2 बनाए, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया, आपने 5 बना दिया, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आया, आपने 3 बना दिया, फिर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपको आ रहा है तो 12 बनाए, फिर आपको लगा कि वो 7 का भी तो बना सकते थे तो फिर आपने 7 बनाए। अब देखिए ये कैसे होता है,
जो कॉपी चेक करने के लिए वहाँ बैठे हैं, यही नंबरिंग उनको इरिटेट करता है, ठीक है ना। हाँ, यही नंबरिंग उनको इरिटेट करता है। कभी 2 देख रहे हैं, कभी 7 देख रहे हैं, कभी 9 देख रहे हैं, उनको लगता है कि खिचड़ी बना के लिखा है। हाँ, और वहाँ पर जो आपकी कॉपी प्रेजेंटेशन है, ठीक है ना, या जो आप लिखकर वहाँ भेजे हैं, वो थोड़ा सा जो है ना आपके इमेज को डाउन करता है, आपके इमेज को थोड़ा डाउन करता है, और ये जो कॉपी चेक करने वाले हैं इनके मन में थोड़ा डाउट आता है, ठीक है ना, और ये आपके अंक को कम कर देते हैं। बातें समझ में आ रही है? ये टेक्निकली चीजें हैं जो आपको टॉपर बनने में बहुत ज्यादा मदद करता है। इतना बात आप अपने अंदर गांठ बांध लीजिए कि ये सारी चीज आपको टॉपर बनने में जो है ना, हाँ, डाउन कर सकता है ये सारी बातें। तो आप 30 प्रश्न में से किन्हीं 15 प्रश्नों का जवाब देंगे और इसके लिए आपको 30 अंक मिलेगा। यदि आप लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपको चाहिए यहाँ से 20 अंक। तो क्वेश्चन आपसे जो है ना पूछा जाता है कितना पता है? यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 8 प्रश्न पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, और एक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक मिलेंगे, तो 4 प्रश्नों के लिए 20 अंक आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि यदि आप एक एक करके प्रश्नों का जवाब देते हैं, सीरीज में प्रश्नों का जवाब देते हैं, तो आपका इमेज बेहतर बनकर आएगा। तो ये चीज़ें जो ये टेक्निकल चीज़ें हैं ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आप इसके अलावा अब क्या कर सकते हैं, अब कैसे पढ़ें, इस पर मेन बातें हम लोग करेंगे अब कि अब कैसे पढ़ें, क्योंकि पता हो गया मुझे कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हमसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, यदि बात करेंगे ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, तो इसमें जो 70 अंक की बात की जा रही है, 70 अंक की, जिसमें से 35 ऑब्जेक्टिव है, 35 अंक का ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा और फिर 35 अंक का सब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा। दोनों को हाफ हाफ कर दिया गया है। 35 के लिए आपसे फिर 70 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, जिसमें से किन्हीं 35 प्रश्नों का जवाब देना है। फिर उसी प्रकार से इसको भी सेट किया गया है। बातें समझ में आ गई? अब आप ध्यान से देखेंगे कि यदि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी पर बात करें तो वो कौन सा टेक्निक अपनाना है, वो कौन सा टिप्स अपनाना है जिसकी वजह से आप बोर्ड एग्जाम में टॉपर हो सकते हैं। अब हम आपके मन से कुछ प्रश्न उठाते हैं और वही प्रश्न जो सटीक आपके मन में उठ रहा होगा, वही 5 प्रश्न जो है आपके मन को बार बार रोकता है और आपको बार बार डिमोटिवेट करता है, और आप बार बार इन्हीं प्रश्नों में उलझकर आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। सबसे पहला प्रश्न तो आपके मन में ये उठ रहा होगा कि ये जो टॉपर हैं, ये टॉपर पढ़ते कैसे हैं। नंबर 1, टॉपर पढ़ते कैसे हैं, ठीक है ना, ये टॉपर पढ़ते कैसे हैं, इनकी तैयारी कैसे होती है, पढ़ते कैसे हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, क्या ये टॉपर जो हैं इनको डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है? डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है समझिए, कि क्या इनको मोबाइल का लत नहीं होता है, क्या ये यूट्यूब नहीं देखते हैं, क्या ये इंस्टाग्राम नहीं चलाते, क्या ये फेसबुक नहीं चलाते हैं, क्या ये डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं किसी और चीज़ों से, सोशल मीडिया के अलावा और भी किन चीज़ों से क्या ये डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं? तो आप ये समझ लीजिए कि इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, डिस्ट्रैक्शन सबको है। अब इस बात से आप डरे नहीं कि केवल हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, नहीं, सब लोग इस डिस्ट्रैक्शन में फंसे हुए हैं, सब लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जो टॉपर हैं उनको उस डिस्ट्रैक्शन से बाहर आने आता है। उनके पास ऐसी क्षमता है कि वो उस डिस्ट्रैक्शन से बाहर आ जाते हैं और आप उस डिस्ट्रैक्शन में फंसे रह जाते हैं। बस दोनों लोगों में फ़र्क इतना ही है, ठीक है ना, कि उनको डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलने आता है, आपको निकलने नहीं आता है, ठीक है। अगली चीज़ें, डिस्ट्रैक्शन की बात हो गई, ठीक है ना। इसके बाद यदि तीसरे पॉइंट की बात करें हम, ठीक है ना, यदि हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो वो याद कैसे रखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि वो याद कैसे रखते हैं। हाँ, याद कैसे रखते हैं। आपको लग रहा होगा कि सर हम तो भूल जाते हैं, किसी भी चीज़ को याद करते हैं भूल जाते हैं, तो वो याद कैसे रखते हैं। एक बात हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, जितने भी मनुष्य हैं, और ये बात 100% सत्य है कि मनुष्य को भूलने की प्रवृत्ति है, वो भूलेगा। और यदि आप भूल रहे हैं तो आप कोई बहुत बड़ी गलती नहीं कर रहे हैं, सब भूलता है। आप भी भूलते हैं, हम भी भूलते हैं,
जो टॉपर स्टूडेंट हैं वो भी भूलते हैं, भूलते सब हैं, लेकिन उनको भूली हुई चीज को याद करने का तरीका पता है, ठीक है ना, कि वो उस चीज को पुनः अच्छे से याद कर लेते हैं। आप ऐसा नहीं कर पाते हैं। आप कैसे कर पाएं याद, इस चीजों को ध्यान में रखना है। इसके बाद चौथी चीजें आराम आराम से पॉइंट पर बात करेंगे, आराम आराम से सारी चीजों पर आराम आराम से बात करेंगे। हाँ, पढ़ते कैसे हैं, क्या उनको डिस्ट्रैक्शन होता है, दूसरी बात कि वो याद कैसे रखते हैं, ठीक है ना। अब बात है कि कितना घंटा पढ़ना है, कितना घंटा पढ़ना है, ठीक है ना, कितना घंटा पढ़ना है, ये बहुत बड़ी बात है। एक बहुत बड़ा मिथ्य है इसमें कि यदि कोई आपसे ये कह रहा है कि हम तो 12 घंटे पढ़ते हैं, तो आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ा झूठा है। समझ में आ रहा है। यदि क्लास 12th का कोई स्टूडेंट आपसे ये कह रहा हो कि हम 12 घंटे पढ़ते हैं, तो समझ लीजिए कि आपसे बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है। वो 12 घंटे नहीं पढ़ सकता वो, ठीक है ना। हाँ, यदि आपसे हम एक प्रश्न पूछे कि आप कंसंट्रेशन के साथ कितने देर पढ़ेंगे, तो हम आपको कहे कि आपका कंसंट्रेशन पावर, क्लास 12th के बच्चों का कंसंट्रेशन पावर ज़्यादा से ज़्यादा यदि हो सकता है तो वो 45 मिनट से 1 घंटा बहुत हो गया। ये हम थोड़ा ज़्यादा बोल दिए। आपका जो कंसंट्रेशन पावर है वो 45 मिनट से 1 घंटा ज़्यादा हो गया है, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा तो आप कंसंट्रेट होकर 40 मिनट से 45 मिनट पढ़ सकते हैं कंसंट्रेट। अब कंसंट्रेशन का मतलब ये समझिए कि आप किताब लेकर बैठे हैं या किसी टॉपिक को देख रहे हैं, किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं और वो सारी बातें आपके माइंड तक पहुंच रही है, ये सिर्फ आधा घंटा से 45 मिनट होगा। उसके बाद जो आप बैठे हैं वो आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, क्योंकि वो चीज़ें आप पढ़ेंगे और जैसे वो आपके माइंड में जाएगा फिर इधर से निकलेगा। अब आपका कंसंट्रेशन खत्म हो चुका है, अब आप पढ़ाई के लिए कंसंट्रेट नहीं है। तो उसके बाद यदि आप बैठे हैं और लगातार पढ़ रहे हैं तो आप फिजूल का काम कर रहे हैं। आप उठ जाइए, आपको अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा घूमिए, थोड़ा टहलिए, ठीक है ना। 15 से 20 मिनट आप फिर मतलब अपने आप को जो है ना फिर से एनर्जी में लाइए और अपने माइंड को कंसंट्रेट करने का प्रयास कीजिए और फिर से बैठिए पढ़ने के लिए। फिर आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पाएंगे आसानी से। हाँ, लगातार आप बैठे हैं पढ़ रहे हैं तो ये मतलब नहीं बनता, ये कंसंट्रेशन आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो कितना देर पढ़ें, तो ये आपको कम से कम तो समझ लीजिए कि यदि 5 बुक पढ़ रहे हैं आप, चूंकि आपके पास 5 सब्जेक्ट है टोटल या 6 सब्जेक्ट है, तो 1-1 घंटा तो कॉमन दे ही सकते हैं आप नॉर्मली, 1-1 घंटा। तो उसके हिसाब से 5-6 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। अगली बात ध्यान में रखेंगे, अगली चीज जो ये 5वां टिप्स हम आपको बताने जा रहे हैं, ये अभी हमने केवल आपके मन का प्रश्न लिया है, इसका आंसर भी हम आपको देने वाले हैं कैसे करना है, बस थोड़ा धैर्य रखिएगा। सबसे अंतिम यानी 5वां ये है कि आपने जो पढ़ा है, जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, वो चीज़ें आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब आपका जो पढ़ने का स्किल है वो कैसा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। मतलब स्मार्ट स्किल, स्मार्ट तरीका आप कह सकते हैं। पढ़ने का जो तरीका है वो कैसा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। मजदूर की तरह नहीं पढ़ना है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, स्मार्ट तरीके से। आइए अब हम आपके पहले प्रश्न का जवाब यदि दे दें कि टॉपर पढ़ते कैसे हैं। जैसे आप पढ़ते हैं वैसे टॉपर पढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे आप पढ़ते हैं वैसे टॉपर पढ़ते हैं। अब सुनिए, अब दोनों में अंतर क्या है। दोनों लोगों में अंतर यह है कि आप क्या करते हैं कि अभी हमारा वीडियो देखेंगे आप, और आप देखने के बाद क्या करेंगे कि 10 से 12 घंटे का जो है ना आप एक रूटीन तैयार कर लेंगे कि हम इतना देर पढ़ेंगे। हाँ, और इसमें आप करेंगे क्या कि एगो भोर वाला जो है ना रूटीन जरूर रखेंगे कि 3 बजे उठना है। एकदम ध्यान से समझिएगा, ये सब बच्चा के साथ होता है, ठीक है ना। 90% स्टूडेंट के साथ यही कंडीशन है कि वो अभी वीडियो देखने के बाद एक निश्चित रूप से जो है ना क्या बनाएगा, एक बनाएगा, वो क्या कहते हैं उसको टाइम टेबल। हाँ, और इसके बाद वो टाइम टेबल कम से कम 10 से घंटे का होगा या 8 घंटे का होगा,
और उसमें क्या करेगा कि वो ऐसे ऐसे टाइम ऐड करना शुरू करेगा, हाँ, जिस टाइम में उसका बॉडी उसको पढ़ने के लिए जवाब ही नहीं दे रहा है। जैसे एक बड़ा मिथ्य है कि भोर में उठकर पढ़ने से बहुत याद होता है, ये मिथ्य है, इस बात को समझिए आप, ठीक है ना। हाँ, आप भोर में 3 बजे उठने के लिए तैयार हैं और आपका बॉडी आपको जवाब ही नहीं दे रहा है, तो आप 10 मिनट भी नहीं पढ़ पाएंगे। बस आप अपने बॉडी को एक बार पूछिए, एक बार उससे जवाब लीजिए। कोई बच्चा दिन में ज़्यादा सोता है, कोई रात में ज़्यादा सोता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना रूटीन तैयार करें। जिनको दिन में सोना ज़्यादा पसंद है वो दिन में सोएं, रात में आराम से रिलैक्स होकर पढ़ें। जिनको रात में सोना पसंद है रात में सोएं, दिन में आराम से पढ़ें, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि भोर में उठ के पढ़ना है। अलार्म लगा दिए, 3 बजे का अलार्म बज रहा है, सूतल है, गुस्सा आ गया तो अलार्म को बंद कर दिए। ऐसा आप 1-2 दिन करेंगे, फिर आपको लगेगा कि नहीं अब नहीं होने वाला है हमसे। ऐसी स्ट्रैटेजी आप यदि बनाएंगे तो निश्चित रूप से फेल्योर हो जाएगा और फिर आप नहीं कुछ कर पाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए पढ़ने का जो तरीका होगा, पढ़ने का जो समय होगा, ये आपको तय करना है और आपको ये देखकर तय करना है कि किस समय हमारा शरीर पढ़ने के लिए तैयार है, और जिस समय तैयार है उस समय आप उसे कहें कि पढ़ो, क्योंकि आपका मन जो है आपको बार बार गलत दिशा में ले जाने का प्रयास करेगा, और वो गलत दिशा में यदि आप जाने से बच गए तो समझ लीजिए कि आप बेहतर बन सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज़ें, ये रूटीन आपको अपने बॉडी के हिसाब से तैयार करना है, ये बातें आपको समझ में आ गया। डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें, देखिए डिस्ट्रैक्शन से बचने का कोई बहुत बड़ा लोचा नहीं है कि डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो क्या करें, सबके साथ होता है, आपके साथ भी हो रहा है, सबके साथ होता है। लेकिन बचना इसको कैसे है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे यदि आप मान लीजिए कि अभी ऑनलाइन ज़्यादातर लोग पढ़ रहे हैं, तो आप यदि यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं तो बाकी की चीज़ों को आप बंद करके रखें। जैसे आप उस समय व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन बंद रखें, इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन बंद रखें, और भी चीज़ें, फेसबुक का नोटिफिकेशन बंद रखें, इन सारी चीज़ों के नोटिफिकेशन को बंद रखें। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन वहीं से आता है कि आप पढ़ रहे हैं, किसी का नोटिफिकेशन घुसा, टन, अच्छा फलना के मैसेज आ गया, अब देख लेते हैं, टन, प्रिया का मैसेज आ गया, ओ हो आज नहीं देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर ऐसा नहीं करना है। आप सारे के सारे नोटिफिकेशन को बंद रखिए, केवल यूट्यूब का नोटिफिकेशन चालू रखिए जो आपको पढ़ना है। बातें समझ में आ रही है। और उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक ही सब्जेक्ट को अलग अलग, माने 3-4-5 किताब रख लेते हैं एक ही सब्जेक्ट का, जो सबसे घटिया मेथड है, ठीक है ना। ये सबसे घटिया तैयारी का मेथड है कि आप यदि मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स के किसी एक मानक बुक को फॉलो कीजिए। यदि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी और उसके साथ केसी सिन्हा, ये दोनों एक ही बुक है, तो आप इसको एक बार इंक्लूड करके पढ़ेंगे। इसके अलावा इससे भी पढ़ लीजिए, उससे भी पढ़ लीजिए, उससे भी पढ़ लीजिए, बस फ्लॉप, आप फ्लॉप कर जाएंगे, इतना समझ लीजिए। और दूसरी तरीका क्या लोग अपनाते हैं कि एक टॉपिक, जैसे मान लीजिए कि हम आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं और आपने हमसे इंटीग्रेशन पढ़ा, ठीक है ना, आपने इंटीग्रेशन पढ़ लिया। अब आप क्या करेंगे कि उसी इंटीग्रेशन टॉपिक को कहीं अलग सर्च करेंगे, फिर उसी इंटीग्रेशन को कहीं अलग सर्च करेंगे, उसी इंटीग्रेशन को कहीं अलग सर्च करेंगे। मतलब आपको करना क्या है कि किसी एक शिक्षक को पकड़िए। हाँ, डिस्ट्रैक्शन होने का सबसे बड़ा रीजन यहाँ भी है, इस बात को समझिए आप। किसी एक शिक्षक को पकड़िए और किसी 1 से 2 बुक को पकड़िए, माने मानक किताब को पकड़िए, ठीक है ना, और उनको पकड़कर उनके साथ आप नैया पार कर सकते हैं आसानी से। लेकिन हाँ, शिक्षकों का चयन करते समय बड़ी सावधानी बरतें कि आप जहां पढ़ रहे हैं बस उनकी क्वालिटी क्या है, उनका हिसाब किताब क्या है पढ़ाई लिखाई का, किस तरीके से वो पढ़ा रहे हैं, क्या उनका कॉन्सेप्ट, क्या उनकी दी गई जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं या उनके द्वारा जो दी गई सारी चीज़ें हैं वो कितना ज़्यादा यूज़फुल है, कितना बेहतर है, कितना आपको समझ में आ रहा है, कितनी बातें आपके अंदर तक पहुंच रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए शिक्षकों का चयन करते समय आप इन बातों का पूरा ख्याल रखें और भटकना तो बंद कर दीजिए, एकदम सच बता रहे हैं, भटकना बंद कर दीजिए। ये सिर्फ हम अपने लिए नहीं कह रहे, ये आपके लिए कह रहे कि आप भटकना बंद कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप 10 जगह अलग अलग पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी, नहीं आएगी। एक जगह स्थिर होकर पढ़ेंगे तो आपका माइंड कंसंट्रेट रहेगा, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे और बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे। इसके बाद याद कैसे रखें, तो याद रखने का जो एक आसान तरीका है ना, शॉर्ट टर्म में रिवीजन करना, इतना समझ लीजिए। शॉर्ट टर्म में रिवीजन करने का क्या मतलब होता है,
कि जैसे आप किसी चीज़ को आज पढ़े हैं तो एक सप्ताह बाद फिर से उसको एक बार देख लीजिए, बस हो गया याद। समझ में आ रहा है? आप क्या करते हैं कि आज पढ़ लिए तो एक के बार एग्जाम के दिन खोलते हैं कि अरे तोड़ी के ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। अरे भाई आप शॉर्ट टर्म में रिवीजन कीजिए ना उसका, हर सप्ताह आप उलट के देख लीजिए। मतलब एक सप्ताह में अब उसको पूरा पढ़िए नहीं, एक बार आप उसको उलट के देख लीजिए ना, देखिए कैसे याद रहता है। भूलता सब है, लेकिन उस भूले हुए चीज़ों को याद रखना कैसे है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखने का आसान तरीका है शॉर्ट टर्म में रिवीजन। आप एक सप्ताह में, 5 दिन में, 6 दिन में उन चीज़ों को उलट उलट कर देखते रहिए, बस कभी नहीं भूलेंगे, जीवन भर आपको याद रहेगा। हो गया बात खत्म। अगला, याद के बाद कितना घंटा पढ़ें, बस हमने आपको बता दिया है कि एक मतलब 5 से 6 घंटा तो आपको निश्चित रूप से पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन वो आप अपने बॉडी के हिसाब से ध्यान में रखकर टाइमिंग बनाएंगे। ऐसा नहीं कि उस टाइम में आप बना लिए जिस टाइम में आपका बॉडी तैयार ही नहीं है पढ़ने के लिए, तो नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। हाँ, और आप ध्यान में ये भी रखें कि जब आप रूटीन तैयार कर रहे हैं तो उस रूटीन को फॉलो करने की जिम्मेदारी भी आप ही की होगी, कोई दूसरा फॉलो नहीं करेगा, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद स्मार्ट तरीका क्या है, अब समझिए स्मार्ट तरीका पढ़ने का क्या है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि पूरा का पूरा एकदम थोड़ा पढ़ना शुरू कर देना, ना 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 ना, वो नहीं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपको पढ़ने की ज़रूरत है 4 महीना। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़े भाई, तो आपको इसके लिए क्या करना है कि क्वेश्चन बैंक पढ़ना है। क्वेश्चन बैंक मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में जो पीछे 10 साल तक पूछे गए सवाल है, उस टॉपिक को समझिए कि कहाँ से सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है ना, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसको बनाने का तरीका क्या है, यह है स्मार्ट तरीका। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पढ़ रहे हैं, ना ना ना, ये सही तरीका नहीं है। जहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं उस टॉपिक को थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे, उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। जहाँ से कम प्रश्न पूछे जाते हैं उस टॉपिक को थोड़ा कम पढ़ेंगे, उस पर थोड़ा कम ध्यान देंगे। आप बातें समझ में आ रही है? हाँ, तब जाकर आप एक बेहतर और टॉपर स्टूडेंट बन पाएंगे। अन्यथा इतना आसान नहीं है कि कोई छू मंत्र मारा, कोई जादू कर दिया, कोई हाथ घुमाया, कोई आपको और कह दिया कि आप टॉपर बन गए। नहीं, मेहनत करना पड़ेगा। सबका एक ही निचोड़ निकल कर आ रहा है कि आपको बेहतर मेहनत करना पड़ेगा, और जब आप बेहतर मेहनत करेंगे तब आप टॉपर बनेंगे, ठीक है ना। बाद बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।